नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आइए जानते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। भारतीय उद्योग परिसंघ की 16वीं सतत विकास सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया संबोधित। देश भर में 75,000 हेक्टेयर जमीन पर होगी जड़ी बूटियों की खेती, आयुष मंत्रालय ने शुरू किया अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों उद्यमियों से नारियल क्षेत्र में संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह। अटल पेंशन योजना में नामांकन 3.30 करोड़ के पार। सरकार का कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा, लद्दाख खुबानी की पहली खेप दुबई को निर्यात की गई। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कृषकों के हितों के लिए तत्पर हैं। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन समेत अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीरता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसी के चलते केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें सतत विकास सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन समेत अन्य चुनौतियां हैं। मौसम के असंतुलन से कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारे वैज्ञानिक बहुत शिद्दत के साथ समुचित बीज आदि को लेकर काम कर रहे हैं। देश में आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कोविड संकट में भी भारत के किसानों ने कड़ी मेहनत की और अच्छी बुवाई की, जिसकी वजह से बम्पर उत्पादन हुआ। भारत कृषि प्रधान देश है, साथ ही कृषि क्षेत्र ने जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने प्रोडक्शन आरंभ की है, जो फूड प्रोसेसिंग समेत अन्य उद्योगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। छोटे व मझोले किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार के ठोस कदमों के तहत खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इस संबंध में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है। 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं। देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन केंद्र की नई योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है, जिससे किसानों को काफी सहायता मिलेगी। देश के लिए गर्व का विषय है कि कृषि निर्यात के मामले में हम दुनिया में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। हम इसे और बेहतर करना चाहते हैं। किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून लाई है, जो कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने वाले हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए पूरा देश एक खुला बाजार होगा। डेनमार्क से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की लगातार ये कोशिश रही है कि दोनों देश ज्ञान व तकनीक का एक दूसरे के लिए उपयोग करें। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा शुरू किए गए अभियान के अंतर्गत देश भर में 1000 हेक्टेयर रकबे में औषधीय पौधों की खेती की जाएगी। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और हरित भारत का सपना भी पूरा होगा। अभियान के अंतर्गत देश भर में अगले 1 साल में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की खेती की जाएगी और कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है।
पुणे में औषधीय पौधे किसानों को बांटे गए। जो लोग पहले से जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पारनेर से विधायक नीलेश लंके, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर आसिम अली खान और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सावल ने अलग अलग स्थानों से कार्यक्रमों की अगुवाई की। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, एनएमपीबी के अनुसंधान अधिकारी सुनील दत्त और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों ने संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जड़ी बूटियों की खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया। आसपास के कई जिलों से आए 150 किसानों को औषधीय पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। पौधों की 5 प्रजातियां इस दौरान वितरित की गईं, जिनमें पारिजात, बेल, नीम, अश्वगंधा और जामुन के पौधे शामिल थे। किसानों को जामुन के 750 पौधे अलग से निःशुल्क बांटे गए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, औषधीय पौधों के सिलसिले में देश की अपार क्षमता है और 75,000 हेक्टेयर रकबे में जड़ी बूटियों की खेती से देश में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस कदम से जड़ी बूटियों की खेती किसानों की आय का बड़ा स्रोत बन सकेगी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दवाओं की उपलब्धता के मामले में देश भी आत्मनिर्भर होगा। पिछले 1.5 वर्षों में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में औषधीय पौधों की मांग में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखने में आई है। यही कारण है कि अमेरिका में अश्वगंधा तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद बन चुका है। विश्व नारियल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में भारत विश्व में अग्रणी है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी अगली रिपोर्ट। नारियल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षण करने के उद्देश्य से नारियल विकास बोर्ड द्वारा आयोजित विश्व नारियल दिवस पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में नारियल का काफी मजबूत प्रभाव पड़ा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों व उद्यमियों से आग्रह किया कि वे नारियल क्षेत्र की क्षमताओं का भरपूर फायदा उठाएं। उनके प्रयासों में केंद्र सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है। वह विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2020 और 21 के दौरान देश में नारियल का उत्पादन 21,207 मीट्रिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर 9,687 नट है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल के नए उत्पाद व उद्योग बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री की हमेशा से किसानों की आय बढ़ाने की इच्छा रही है। केंद्र द्वारा कृषि बजट काफी बढ़ाने के साथ एमएसपी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। कृषि प्रधान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। प्रधानमंत्री की हमेशा से किसानों की आय बढ़ाने की इच्छा रही है। कृषि उपज गुणवत्तापूर्ण व वैश्विक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे निर्यात भी बढ़ सकेगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें।
कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार के गारंटेड पेंशन योजना और PFRDA द्वारा प्रबंधित अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 28 लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए हैं। 25 अगस्त 2021 तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों की संख्या 3.30 करोड़ से ज्यादा हो गई है। आइए इस पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पच्चीस अगस्त 2021 तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल नामांकनों में से लगभग 78% सदस्यों ने 1000 रुपए की पेंशन योजना ली है। वहीं लगभग 14% ने 5000 रुपए की पेंशन योजना ली है। इसके अलावा लगभग 44% महिला सदस्य हैं और नामांकन करा रहे लगभग 44% सदस्य काफी युवा हैं तथा 18 से 25 वर्ष आयु समूह से संबंधित हैं। हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना मोबाइल ऐप और उमंग प्लेटफॉर्म पर इसकी उपलब्धता में नई खूबियां जोड़ने जैसी पहल की है। अटल पेंशन योजना FAQ में सुधार, योजना की पहुंच बढ़ाने और इसके मौजूदा एवं संभावित सदस्यों के साथ ही अटल पेंशन योजना सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन ब्राउजर और APY सिटीजन चार्ट जारी करने जैसी नई पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समन्वय प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विज्ञापनों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। भारत के 18 से 40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के किसी भी नागरिक को बैंक या डाकघर शाखा के माध्यम से अटल पेंशन योजना से जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर उस व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए। योजना के अंतर्गत एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है। यही पेंशन सदस्य के जीवन साथी को मिलेगी और सदस्य व जीवन साथी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की उम्र तक जमा कुल संचित पेंशन की धनराशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाएगा। ये योजना 2066 पंजीकृत अटल पेंशन योजना सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वितरित की जाती है, जिनमें बैंक और डाक विभाग की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। ये योजना सिर्फ बचत बैंक खाता रखने वाले आवेदक को उपलब्ध है, इसलिए PFRDA नियमित रूप से सभी बैंकों को अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों तक पहुंच के लिए योजना के प्रचार की सलाह देता है। लद्दाख में आजकल हर तरफ सुनहरे फलों से लदे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं, खास तौर पर करगिल और द्रास में, जहां लद्दाख की 90% खुबानी उगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के क्षेत्र से प्राप्त खुबानी की पहली कमर्शियल शिपमेंट दुबई को निर्यात की गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के अपने प्रयास में
निरंतर लगी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कृषि के क्षेत्र में अथक प्रयास की वजह से ही आज हमारे किसान आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने अपनी खुबानी की पहली खेप लेह लद्दाख से मुंबई भेजी और उसके बाद वहां से उसे दुबई निर्यात किया गया। एपिडा दुबई स्थित एक आयातक समूह के सहयोग से लद्दाख की खुबानी के लिए एक निर्यात मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। लद्दाख की खुबानी बहुत मीठी होती है और पूरी तरह से घुलने के कारण वह एक बेहतरीन स्वाद देती है। लद्दाख खुबानी की कई किस्मों का उत्पादन करता है, जिनमें से 4 से 5 किस्मों की खेती कमर्शियल उत्पादन के लिए की जाती है। एपिडा वर्तमान में लद्दाख खुबानी के ब्रांड के निर्माण में निर्यात की सहायता कर रहा है। शिपमेंट के लिए फलों को स्थानीय उद्यमियों द्वारा काटा, साफ और पैक किया जाता है, जिन्हें निर्यात मूल्य श्रृंखला की आवश्यकताओं पर एपिडा द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। लद्दाख खुबानी का ये निर्यात इस क्षेत्र से मध्य पूर्व के देशों में अन्य समशीतोष्ण मौसम वाले फलों और जैविक उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को खोलता है। लद्दाख खुबानी की मांग ओमान और कतर जैसे मध्य पूर्वी देशों से भी बार बार आ रही है। लद्दाख से कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने से किसानों के साथ साथ उद्यमियों की आय में बढ़ोतरी होगी। एपिडा ने केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी, कृषि, वाणिज्य और उद्योग विभागों और उच्च ऊंचाई अनुसंधान के रक्षा संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है। एपिडा लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत वह सी बकथॉर्न, जो विटामिन सी, ओमेगा और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है, उस पर खास जोर देगा। एपिडा ने कहा कि ये लद्दाख के उत्पादों के निर्यात की शुरुआत है। आने वाले दिनों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख से विदेशी बाजार के लिए अधिक से अधिक उत्पादों की पहचान की जाएगी। इस पहल से लद्दाख के उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी। और यहाँ वक्त हुआ अभी एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। बढ़ते हैं आगे और बात महिला किसानों की। कृषि कामों से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार महिला किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की लगातार कोशिश कर रही है। किसान उत्पादक संगठन से महिलाओं को जोड़ना इसी कोशिश का नतीजा है। आइए देखते हैं इसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। ज्यादातर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में महिलाएं सबसे ज्यादा फायदेमंद कार्यबल हैं। भारत के कृषि जगत में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि के आर्थिक गतिविधियों में 80% भागीदारी महिलाओं की है। कृषि श्रम 33% और किसान के रूप में 48% है। NSSO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 18% किसान परिवार की मुखिया महिलाएं हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के लिए महिलाओं की दावेदारी को मजबूत बनाती हैं। हमारे देश में 86% के करीब किसान छोटे और मझोले हैं।
इन किसानों की कृषि ऋण, इनपुट प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं तक पहुंच को और मजबूत बनाने के अलावा बाजार तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने की जरूरत महसूस की गई। किसान उत्पादक संगठन का विचार इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही लाया गया। किसान उत्पादक संगठन ने खेती में महिलाओं की भूमिका का लोहा माना है और उनके लिए एफपीओ में पंजीकरण के दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार पहले ही महिला किसानों को विशेष सब्सिडी दे रही है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी के बारे में विचार कर रही है। दूसरी ओर महिलाएं कृषि के अलावा डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में भी एफपीओ स्थापित कर सकती हैं। जीवन संगिनी कृषि विकास महिला किसान उत्पादक कंपनी, मनदेशी किसान उत्पादक संगठन, आरण्यक कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड, समृद्धि महिला फसल उत्पादक कंपनी और अपनी सहेली उत्पादक कंपनी लिमिटेड कृषि से जुड़े कुछ प्रमुख एफपीओ हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। जीवन संगिनी कृषि विकास महिला किसान उत्पादक कंपनी महाराष्ट्र बुल्ढाना का संगठन है। इसमें 12 गांव की 1553 छोटी और सीमांत किसान महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये कंपनी दिल्ली में दाल सप्लाई का काम करती है और हर साल 50 लाख रुपए का लाभ अर्जित कर रही है। श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादन कंपनी तिरुपति में है। 2014 में स्थापित इस कंपनी की महिला सदस्यों की संख्या 75,000 है। इसका कारोबार आंध्र प्रदेश के कई जिलों तक फैला है और ये 1300 से भी ज्यादा गांवों को कवर करती है। कंपनी की क्षमता रोजाना औसतन 4,22,000 लीटर दूध खरीदने की है। इसकी अधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपए और पेड अप शेयर कैपिटल 17 करोड़ रुपए के आसपास है। सावित्रीबाई फुले गोट फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी भी महाराष्ट्र की है। 2016 में स्थापित इस कंपनी में 550 से भी ज्यादा बकरी पालन वाली महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस कंपनी का अधिकृत पूंजी शेयर 25 लाख रुपए और पेड अप कैपिटल 22,63,000 है। अधिकृत पूंजी असल में पूंजी की वो अधिकतम राशि है जो शेयर धारकों को कंपनी में निवेश करने के लिए अधिकृत है, जबकि पेड अप शेयर कैपिटल वो राशि है जिसके लिए शेयर धारकों को शेयर जारी किए जाते हैं और भुगतान शेयर धारकों की ओर से होता है। कृषि उत्पादक संगठन का विचार न सिर्फ उनकी मेहनत को पहचान दिलाना है बल्कि उद्यमी बनाकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना भी रहा है। सरकार अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए किसानों की मदद और उन्हें रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में पशुपालन और डेयरी विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते में महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। खासकर पशुपालन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को फायदा पहुंचाने वाला है ये कदम। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, डेयरी अवसंरचना विकास कोष, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मुंह पका खुरपका रोग और ब्रुसेलोसिस ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके जरिए न सिर्फ पशुपालन और डेयरी विकास में मदद मिल रही है बल्कि बड़ी संख्या में किसानों को रोजगार भी मिल रहा है। इनके अलावा सरकार ने हाल ही में अगले 5 साल के लिए पशुपालन और डेयरी विकास के संबंध में एक विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हमारे देश में चूंकि पशुपालन एक तरह से ग्रामीण महिलाओं के हाथ में है, इसलिए अब इस क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। पशुपालन और डेयरी विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके अनुसार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की सेवाओं को पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। ये काम ए-हेल्थ यानी एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के जरिए होगा। ग्रामीण विकास विभाग कई तरह के कार्यक्रमों के जरिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान करने के लिए काम कर रहा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं रोजगार की गतिविधियों में शामिल है और विशेष रूप से वे पशुधन के क्षेत्र में काम कर रही है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे।
परषोत्तम रूपाला का कहना था कि पशुपालन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच सामंजस्य और तालमेल बनाना समय की मांग है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरी ओर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से कृषि रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। बैकवर्ड संपर्कों के तहत पशु सखियों के जरिए सहायता दी जा रही है। इस अभियान में 40,000 से ज्यादा पशु सखियां शामिल है। हेल्प सामुदायिक कैडर के जरिए पशुपालन विभाग की योजनाओं तक पहुंच बनाने में मददगार होगा और कैडर की अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनेगा। मैं मानता हूं कि भारत सरकार के 2 विभागों ने एक प्लान किया कि दोनों विभागों के पास जो ताकत है इसको जोड़कर आम आदमी के जीवन में बदलाव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रयोग को धरती पर उतारने के लिए मैं दोनों विभागों के सचिव श्रियों को और उनकी पूरी टीम को भूरी भूरी बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। ये विभाग ही ऐसे हैं, ग्रामीण विभाग ऐसा बोलते ही वहाँ पशुपालन अपने आप में इसके अंदर निहित हो जाता है और पशुपालन बोलते ही महिलाएं इसमें काम में आने वाला अपने आप में कॉन्सेप्ट हो जाता था। हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं इसलिए हमें पता है कि घर में भी पशुपालन का सारा देखभाल माताजी ही करती थी, तो बहनें ही ये काम में जुड़ी हुई थी और इसीलिए ये पशु सखी का जो कॉन्सेप्ट था और अपने जो समूह सखी का जो पूरा कार्यक्रम आपके ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा चल रहा है और 3 लाख करोड़ रुपये का कारोबार 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार इस बहनों के द्वारा हो रहा है, ये अपने आप में एक ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत इसको हम मान सकते हैं। पूरे देश में हम ग्रामीण क्षेत्र में ही आजीविका मिशन काम करता है और मेरा लक्ष्य है कि देश के हर घर से एक महिला को हम इसमें जोड़ें, उनकी आर्थिक उन्नति कराएं। मिनिमम 1 लाख रुपए की आमदनी साल में उनको हो मिनिमम, ये मेरा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य में मैंने कई विभाग को जोड़ा है। अभी मोदी जी पर भरोसा करके 2014 में मात्र इनका जुड़ाव था पूरे देश में 2 करोड़ 35 लाख, आज लगभग 8 करोड़ हो गए और उस समय केवल 80,000 करोड़ इनका बैंक लिंकेज था। मोदी जी ने 4 लाख करोड़ बैंक लिंकेज, बैंक से इनको सुविधा दिलाया और लगभग 15,000 करोड़ भारत सरकारों ने दी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के एक सीड मनी के रूप में, रिवॉल्विंग फंड के रूप में, कई तरह के फंड के रूप में। और इसमें हमारी बहनें अब आधी आबादी के हाथ में अगर ताकत आ जाए, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी गांव, कोई भी जिला, कोई भी राज्य, कोई भी देश उसकी तरक्की के रास्ते को कोई रोक नहीं सकता है। यही मोदी का सपना है, नरेंद्र मोदी का सपना। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले दिन में भारत में एक नई क्रांति, आर्थिक क्रांति, आत्मनिर्भर भारत में ये होगा। अभी तो 8 करोड़ हैं, लेकिन आने वाले 2024 तक हम इसकी संख्या और बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ ही हमारे इस विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में फिलहाल इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रमों को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर DD किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा भी देख सकते हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।